गुड मॉर्निंग। कल अपन ने व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया था। यानी तीन प्रकार की संधियां थी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें हम दो प्रकार की संधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरी जो संधि है विसर्ग संधि, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यानी विसर्ग संधि होती क्या है? यानी विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आता हो और उनमें विकार उत्पन्न हो तो वहां विसर्ग संधि होती है। यानी विसर्ग के बाद कोई न कोई विकार उसमें उत्पन्न होगा, या तो कोई स्वर रहेगा या कोई व्यंजन रहेगा, तो वहां पर व्यंजन संधि यानी विसर्ग संधि होती है। जैसे नि धन ठुर, तो शब्द बन जाएगा निस ठुर। तो इस प्रकार यानी विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, ये दोनों हो सकते हैं, और उसमें अगर कोई विकार उत्पन्न हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो अपन विसर्ग संधि के पहले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहला इस नियम इसका क्या है और ये किस प्रकार से बनती है। जैसे इसका पहला नियम है, यानी विसर्ग के पश्चात यदि च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। यानी नियम है कि विसर्ग के बाद या विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग है, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? श में बदले जाता है। विसर्ग है, विसर्ग श में बदल जाता है। यानी छ हो तो ये जो विसर्ग है वो स में बदले जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ठ हो तो ये विसर्ग है वो श में बदले जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद हो तो ये इस श में बदले जाएगा। यानी विसर्ग के बाद छ हो तो श, हो तो श और हो तो स में बदले जाता है। यानी जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, नि धन तेज, नि धन तेज। अब आप देखिए यहां पर त है, विसर्ग के बाद तो ये किसमें बदलेगा? इस श में। यानी जो ये विसर्ग है वो श में बदले जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? निस तेज। उसी प्रकार अगला है निहि प्लस छल, निहि धन छल। तो निहि धन छल है तो ये किसमें बदलेगा? छ है तो विसर्ग किसमें बदल रहा है भाई? इस श में बदले रहा है। यानी ये जो विसर्ग है वो इस श में बदले जाएगा और शब्द बन जाएगा निश्छल। उसी प्रकार अगर मनः धन ताप हो, मनः धन ताप, तो
तो तय है वो किसमें बदलेगा, श में बदले जाएगा, यानी ये जो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर तय है। तो क्या हो जाएगा सब, मनस्ताप। तो इस प्रकार ये अपना पहला नियम था। अब अपन विसर्ग संधि के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यानी विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद यदि श और श, विसर्ग के बाद यदि श हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो या कोई परिवर्तन नहीं होता या उसी के आगे का वर्ण लग जाता है। अब ये आगे का वर्ण क्या है, यानी अगर आप उस शब्द को चेंज नहीं कर रहे हैं यानी उसी प्रकार से लिख रहे हैं और उसमें बदलना चाहते हैं तो जहां पर श है वहां पर ये श आ जाएगा, ये वाला है तो ये है तो ये, यानी इसका जो अर्थ है सब वर्ण है वो वहां पर प्रयोग हो जाएगा। जैसे उदाहरण है दुह धन शासन, दुह धन शासन। तो अपन करें विसर्ग के बाद अगर श और स हो तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, दुःशासन। यानी ये जो धन चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है वो हट जाएगा और अपन ये आगे लिखा है या उसी के आगे का वर्ण लगे जाता है। यानी विसर्ग के आगे का वर्ण है श तो उसी का अर्ध वर्ण लग जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दुःशासन। एक और उदाहरण आप देखिए निस्संदेह। निसंदेह तो निसंदेह का क्या हो जाएगा, यानी विसर्ग के बाद ये स है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वर्ण शब्द बन जाएगा निसंदेह। या इसी का आगे का वर्ण ये स है ये हो जाएगा निसंदेह। तो इस प्रकार ये इसका दूसरा नियम था। अब अपन बात करते हैं इसके तीसरे नियम की कि तीसरा नियम इसका क्या है। यदि विसर्ग के बाद क, ख, प और फ, विसर्ग के बाद यदि क, ख, प, फ हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो शब्द है वो उसी प्रकार से रह जाता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर विसर्ग के बाद क, ख, प और फ हो
तो वहां पर कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे उदाहरण है रजह धन कण, तो शब्द बन गया, यानी विसर्ग के बाद क है तो यानी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, यानी रजह कण, यानी वो का वो ही शब्द रह गया। सिर्फ जो धन या प्लस का जो चिन्ह है वो हटे जाता है। उसी प्रकार पे धन पान, तो विसर्ग है और पे आगे वर्ण है, तो इसलिए पे पान, यानी ये जो धन का जो चिन्ह है वो हटे जाता और दोनों शब्द मिलकर पे पान बन जाते हैं। अगर अपन इसके अगले नियम की बात करें, यानी तीसरा जो नियम है वो है कि यदि विसर्ग के बाद ई यानी विसर्ग जो शब्द है विसर्ग से पहले, यानी नंबर 3, विसर्ग से पहले ई उ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प और फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग श में बदल जाता है। यानी विसर्ग से पहले ई हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो जो विसर्ग है वो स में बदले जाता है। जैसे दुहु धन कर्म, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, उ है, यानी विसर्ग से पहले ई उ हो, यानी विसर्ग से पहले यहाँ पर उ है तो जो विसर्ग है तो ये किस में बदल जाएगा, इस श में बदले जाएगा और शब्द बन जाएगा दुष्कर्म, दुष्कर्म। अगर ये ई या उ नहीं होता यहाँ और शब्द होता दह धन कर्म, तो यहाँ पर ये चिन्ह हट जाता है, यानी उसी प्रकार से लिख जाता, परंतु ई और उ होने के कारण ये शब्द बन गया दुष्कर्म, यानी ये विसर्ग श में बदले गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है निधन फल, निधन फल, निधन फल, तो विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क्या है फ, तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदला, श में बदल गया और शब्द बन गया निष्फल। तो ये इसका तीसरा नियम था, चौथा नियम था। अब अपन अगले नियम की बात करते हैं, यानी पहला नियम था छ या छ वाला, दूसरा है श वाला, तीसरा क यानी चौथा, और पांचवा नियम है इसका है यानी विसर्ग से पहले यदि अ हो तथा उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग है वो ओ में बदले जाता है। नियम नंबर
पा। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए हो, ए हो। विसर्ग से पहले ए हो तथा उसके बाद, तथा उसके बाद घोष व्यंजन हो। तो विसर्ग ओ में, ओ में बदल जाता है। यानी विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग है वो ओ में बदले जाता है। अब घोष व्यंजन क्या होता है? जिसको बोलने से गुंजन उत्पन्न होता है। यानी जो व्यंजन माला का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो अघोष होता है, यानी क, ख। और घोष व्यंजन हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी घ, घ और अ। यानी ये जो है वो कौन से हो गए? घोष व्यंजन हो गए। जैसे अदह धन गति, अदह धन गति। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर घोष व्यंजन, तो ये किसमें बदल जाएगा? जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा अधोगति। उसी प्रकार अन्य शब्द हैं मन है धन योग, मन है धन योग। विसर्ग से पहले ए है और यहाँ पर घोष व्यंजन है, यानी तो ये मन योग है जो किसमें बदल जाएगा? मनो योग। तो ये अपना पांचवा नियम था। अब अपन अगले नियम की ओर बात करते हैं कि अगला नियम क्या है। जो छठा नियम है वो विसर्ग संधि का क्या है कि क्या होने पर क्या होता है। जहां पर विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, यानी ए आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और घोष वर्ण हो तो विसर्ग में रे का प्रयोग होता है। यानी पहले वाले में क्या था कि ए हो तो वहां पर ओ का प्रयोग हो रहा था, परंतु अब यहाँ है विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व ए आ न हो तो वहां ए आ न हो तो वहां विसर्ग हो तो वहां विसर्ग विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग होता है। यानी विसर्ग से पूर्व ए आ न हो कोई अन्य स्वर हो सकता है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? रे का प्रयोग होगा। और अगर विसर्ग से पूर्व ए आ हो तो यहाँ पर ओ का प्रयोग होगा, परंतु अगर न हो तो रे का प्रयोग होगा। हो तो ओ और न हो तो रे का प्रयोग होता है। जैसे अपना उदाहरण है नी
आशा, नी धने आशा, नी धन आशा। तो परिभाषा थी यानी नियम था कि विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो सकता है तो विसर्ग रह में बदले जाएगा, यानी जो विसर्ग है वो रह में बदले जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? नी रह में आ जोड़ दिया तो निराशा। उसी प्रकार अगला उदाहरण है नी प्लस भय, नी धन भय। तो ये जो विसर्ग है वो किसमें बदला भाई? रह में। तो ये शब्द हो जाएगा निर्भय, यानी शब्द बन गया निर्भय। उसी प्रकार एक और उदाहरण है दुहु प्लस गुण, दुहु धन गुण। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अन्य स्वर है तो ये जो विसर्ग है वो रह में बदले गया और शब्द बन गया दुर्गुण। तो इस प्रकार व्यंजन संधि के जो ये नियम है वो चलते, विसर्ग संधि का जो नियम है वो चलता रहता है। अब अगला नियम है इसका जो 7वां नियम है कि कई बार विसर्ग के स्थान पर स भी होता है। विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर स होता है। यानी स का आगमन हो जाता है। जैसे नमः धनकार, तो विसर्ग के बाद क है यानी विसर्ग किसमें बदल जाएगा? स में, और शब्द बन जाएगा नमस्कार। उसी प्रकार अगला जो वर्ण है वो हो जाएगा पूर्ण प्लस का, पूरे धन का। तो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा? स में, और शब्द बन जाएगा पुरुष का। तो अपन ने 3 संधियों के बारे में अध्ययन किया है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इस प्रकार हमारी जो संधियां हैं वो कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो अध्याय है संधियों का वो आपको अत्यधिक समझ में आया होगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता रहे। और कल नए चैप्टर के साथ अपन अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर पर रहकर इस समय का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।